अस्सलाम वालेकुम। जनाब कैफ 6 रिवीजन सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो, इसमें हम ऑटम 22 के पास पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। हमने लास्ट सेशन में जो हमने किया था उसमें क्वेश्चन नंबर हमने सेक्शन बी का MCQs को डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 1 से फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेके, और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 8 जो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का था उस पर बात हो गई थी। तो आज के सेशन में हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। अबाउट रिक्वायरमेंट्स अगर हम देखें तो इट आस्क अस टू कंप्यूट LQ's एग्जिस्टिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 5 नंबर। एग्जिस्टिंग मतलब करंटली कंपनी जो चल रही है तो उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम वैक से भी एब्रीविएट कर लेते हैं, वो क्या है हमें जानना है। और पार्ट बी में इसी की कंटिन्यूशन में देखें तो रिकमेंड वेदर LQ शुड फाइनेंस न्यू प्रोजेक्ट बाय इशूइंग न्यू शेयर्स और बाय इशूइंग कन्वर्टेबल डिबेंचर। एक है करंट सिचुएशन, उसके बाद नए फाइनेंस रेज करने की बात की जा रही है। तो कंपनी के पास दो ऑप्शन है, नया फाइनेंस एक्विटी से भी रेज किया जा सकता है और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के थ्रू भी रेज किया जा सकता है। तो हमसे कहा जा रहा है क्या बेहतर है कंपनी करे। तो फिलहाल पार्ट ए के रेफरेंस से, एग्जिस्टिंग वैक के रेफरेंस से क्वेश्चन पे फोकस कर लेते हैं और फिर पार्ट बी के रेफरेंस से इसमें मजीद बात करेंगे। Lahore Quotient LQ is engaged in manufacturing and selling of textile products. LQ is presently considering to expand the business and needs finance of 50 million. एक्सपेंशन का प्लान कर रहे हैं और 50 मिलियन इनको फाइनेंस चाहिए। द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग टू ऑप्शन। दो ऑप्शन है जनाब, जैसे कि नीचे हमें रिक्वायरमेंट से पता लग गया है पार्ट बी के। एक है इशुएंस ऑफ न्यू शेयर, ऑप्शन 1, और ऑप्शन 2 है इशुएंस ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। Finance the option 1, finance the entire expansion by issuing new shares. Entire expansion के बाद पूरा 50 मिलियन आप नए शेयर्स एक्विटी से ले आए। However, the new project would result in equity beta 1.2. अच्छा, अब ये टर्म जो एक्विटी बीटा है, हमने कैफ 6 में बीटा की टर्म पढ़ी है, एक्विटी बीटा, डेट बीटा। ये टर्म थोड़ी सी एडवांस लेवल नॉलेज है जो CFAP में हम सीखेंगे। तो हम यहाँ पे इसको हम सिर्फ हमारे लिए एक्विटी बीटा है, जो भी है बीटा इज बीटा हमारे लिए, ठीक है। हम एक्विटी के वर्ड को इस क्वेश्चन में इग्नोर करके चलेंगे क्योंकि एक्विटी की टर्म की अंडरस्टैंडिंग हमारे स्कोप में उस तरह नहीं है, तो हमारे लिए बीटा ही है। ऑप्शन 2, finance the entire expansion by issuing 10% convertible bonds of ₹1,000 each. Each bond will be converted into 3 shares at the end of year 4. The market value of each share is expected to be 400 on the date of redemption. Following information has been extracted from the latest financial statement of LQ. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है जी? 1 मिलियन ऑर्डनरी शेयर्स हैं जी, 1 मिलियन ऑर्डनरी शेयर्स हैं, 100 रुपीज़ एच के हिसाब से। ये आपका 100 मिलियन पेड अप कैपिटल है और 11% बैंक लोन है, ये भी 100 मिलियन का है। द रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स इज 8%। रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड बेसिकली RF होता है जी। वेयर एज एवरेज रिटर्न ऑन मार्केट इन्वेस्टमेंट 12%, ये RM है जनाब। द करंट एक्विटी बीटा, अगेन एक्विटी के वर्ड को हम इग्नोर करेंगे, करंट बीटा ऑफ LQ इज 1.3। एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 30%। द डिटेल्स ऑफ डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द लास्ट 4 years इंक्लूडिंग करंट ईयर 2022 इज द करंट ईयर, इसको शामिल करके 4 पिछले जो डिविडेंड पे हुए हैं आर गिवन बिलो, 2019, 20, 21, 22। लीजिए ये डाटा आ गया। कंप्यूट LQ's एग्जिस्टिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा जी, एग्जिस्टिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है तो इसके लिए तो जो बेसिक से स्टेप्स हमने सीखे हुए हैं वैक कैलकुलेट करने के लिए, अगर मैं क्विकली रिकॉल करवाऊं, गो टू द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एंड सी व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम विच लॉन्ग टर्म फाइनेंस हैज बीन रेज्ड। स्टेप नंबर 2, हर सोर्स ऑफ फाइनेंस की कॉस्ट कैलकुलेट करें। स्टेप नंबर 3, हर सोर्स ऑफ फाइनेंस की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करें। और स्टेप नंबर 4 में वेटेड एवरेज ले लें तमाम सोर्सेज की कॉस्ट का बाय यूजिंग मार्केट वैल्यू ऑफ द सोर्स एज द वेट। तो इन स्टेप्स के मुताबिक हमारा जो फॉर्मेट दिखेगा क्वेश्चन नंबर 9 में,
वो कुछ इस तरह का रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ए हम करने जा रहे हैं। हमने जैसे जो फॉर्मेट पे भी बात की, हम सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस आइडेंटिफाई करेंगे, हर सोर्स की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, हर सोर्स की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर वेटेड एवरेज का फार्मूला लगाते हुए हम वैक कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सोर्सेज, हम बैलेंस शीट को देखते हैं तो हमें पता लग रहा है हमारी कंपनी के पास एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट से पता लग रहा है कि देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो कंपनी ने यूज किए हुए हैं, एक इक्विटी और दूसरा बैंक लोन। इसके बाद जी कॉस्ट की तरफ चलते हैं। बैंक लोन की कॉस्ट कैलकुलेट करना आसान है, यू शुड रिकॉल। उसका मैकेनिज्म तो बहुत ही आसान है कि आपको लोन का इंटरेस्ट रेट गिवन होता है, इंटू 1 माइनस टैक्स रेट कर देना है। तो लोन का इंटरेस्ट 11% है, टैक्स रेट 30% है। तो लीजिए जनाब, ये 7.7% आपकी कॉस्ट ऑफ डेट आ गई, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट आ गई। यू शुड रिमेंबर, वैक की कैलकुलेशन में कॉस्ट ऑफ डेट हमेशा टैक्स एडजस्टेड ली जाती है, पोस्ट टैक्स ली जाती है, टैक्स सेविंग के इफेक्ट के बाद ली जाती है। वैसे हम 11% पे कर रहे हैं, लेकिन टैक्स सेविंग मिलने की वजह से हमारी नेट कॉस्ट 7.7 रह जाती है। इक्विटी के ऊपर चलते हैं जी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए आपने 2 मॉडल्स पढ़े हुए हैं। एक डीवीएम, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, जो कि बेसिकली शेयर वैल्यू, शेयर की मार्केट वैल्यू एस्टिमेट करने का एक फार्मूला है, लेकिन उसी डीवीएम को हम थोड़ा सा रीअरेंज करके केई डिटरमिन करना हमने सीखा था। और दूसरा मेथड हमने सीखा हुआ है कैपम, कि अगर हमें बीटा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी जाए, आरएम आरएफ अवेलेबल हो, तो हम किसी भी कंपनी की केई को कैपम इक्वेशन से निकाल सकते हैं। अच्छा, इस सवाल को अगर मैं सरसरी सी बात करूं तो पढ़ने से मैं लगा कि इसमें बीटा इंफॉर्मेशन भी कंपनी की है और इसमें डिविडेंड इंफॉर्मेशन भी कंपनी की अवेलेबल है। शायद हमें लग सकता है इन द बिगनिंग कि हम दोनों मेथड से केई यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर कर भी सकते हो तो। फिलहाल यहां पे कर नहीं सकते दोनों मेथड से, यू विल सून गेट टू नो। लेकिन अज्यूमिंग हम शायद यहां पे दोनों मेथड से केई कैलकुलेट कर सकते, तो क्या करना चाहिए था हमें? क्या हमें दोनों मेथड से केई निकालनी है? तो आंसर इज नो। अगर दोनों मेथड कैपम और डीवीएम दोनों से केई निकाली जा सकती है तो वी शुड ऑलवेज प्रेफर कैपम, बिकॉज दैट इज एडवांस्ड मॉडल। तो हम यहां पे कैपम से केई निकालेंगे, और कैपम से केई निकालने का फॉर्मूला यू शुड रिमेंबर, आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ into beta. RF is given as 8%, RM is given as 12 minus 8। अच्छा, अब यहाँ पे बीटा कौन सा लेना है? तो क्वेश्चन में 2 बीटा वैल्यूज अवेलेबल हैं। एक दिया गया है नोट नंबर 1 में अदर इंफॉर्मेशन के, करंट बीटा इज 1.3, और एक बीटा ऑप्शन 1 में दिया गया है कि अगर आप फाइनेंस रेज करेंगे तो बीटा 1.2 पे चला जाएगा। तो पार्ट ए में तो भाई हम करंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल रहे हैं ना, तो हमें करंट बीटा ही यूज करना है। तो यहां से हमारी केई हमें मिल जाएगी एज 13.2%। लीजिए जी, ये कॉस्ट ऑफ द सोर्स भी आ गई। अब हमें मार्केट वैल्यू ऑफ द सोर्सेज पे जाना है, इसको हम रुपीज इन मिलियन में प्लॉट करते हैं। बैंक लोन आसान काम है, क्योंकि बैंक लोन तो मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, तो जो इंस्ट्रूमेंट मार्केटेबल नहीं होता उसकी बुक वैल्यू ही मार्केट वैल्यू होती है। तो लीजिए जी, ये बैंक लोन की मार्केट वैल्यू आ गई 100 मिलियन, और इक्विटी की मार्केट वैल्यू नंबर ऑफ शेयर्स इन इश्यू इनटू शेयर प्राइस। अब यहां पे अब देखिए, क्या हमें क्वेश्चन में करंट शेयर प्राइस अवेलेबल है? हम एग्जिस्टिंग वैक निकाल रहे हैं ना, तो हमें एग्जिस्टिंग शेयर प्राइस चाहिए। द आंसर इज नो। क्वेश्चन में सिर्फ हमें एक शेयर प्राइस दी गई है, वो भी है आज से 4 साल बाद की। आज की शेयर प्राइस अवेलेबल नहीं है। तो हमने जो सीखा वह है नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू इनटू शेयर प्राइस, यहां से हमें मिल जाती है वैल्यू ऑफ इक्विटी, और शेयर प्राइस हमें अवेलेबल नहीं है। तो भाई अब यहां पे इस्तेमाल होगा आपका डीवीएम। डीवीएम के 2 फार्मूलाज आपने पढ़े हुए हैं, आपने सीखा हुआ है कि ओरिजिनली डीवीएम शेयर की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका है, और डीवीएम के तहत डीवीएम का असूल है शेयर की मार्केट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स होती है,
और ये प्रेजेंट वैल्यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे डिस्काउंट करके डिविडेंड को कैलकुलेट की जाती है। और फिर हमने दो फार्मूलाज भी पढ़े थे डीवीएम के। अगर डिविडेंड कांस्टेंट हो तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डी ओवर के ई, और डिविडेंड अगर ग्रोइंग हो जैसे इस केस में है तो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल के तहत मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज इक्वल टू डी नॉट इंटू 1 प्लस जी ओवर के ई माइनस जी। अब इस केस में हमें के ई ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए हम डिविडेंड्स को डिस्काउंट करके मार्केट वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं। मैंने आपको कहा था ना डीवीएम हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते के ई निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि डीवीएम के लिए जब के ई यूज करना होता है ना तो के ई कैलकुलेट करना होता है द डी नॉट इंटू 1 प्लस जी ओवर मार्केट वैल्यू प्लस जी। मार्केट वैल्यू ही तो हमारे पास यहाँ पे नहीं है, तो हम बेसिकली सवाल में डीवीएम लगा ही नहीं सकते थे कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए, क्योंकि हमें एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस अवेलेबल ही नहीं है। तो बेसिकली डिविडेंड हिस्ट्री जो हमें दी गई है वो हमें दी गई है मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर एस्टिमेट करने के लिए। तो जनाब हम यहाँ से मार्केट वैल्यू एस्टिमेट करते हैं। डी नॉट मतलब मोस्ट रिसेंट डिविडेंड 14। ग्रोथ रेट हमें डिटरमिन करना पड़ेगा डिविडेंड हिस्ट्री से, हिस्टोरिक ग्रोथ मॉडल या एवरेजिंग मेथड से। इसको मैं वर्किंग 1.1 से कहता हूँ। यहाँ से ग्रोथ रेट निकालेंगे। ओवर के ई हम ऑलरेडी ले चुके हैं, 13.2 फ्रैक्शन में फीड की जाती है, माइनस अगेन ग्रोथ रेट वर्किंग 1.1 से आएगी। तो वर्किंग 1.1 हम इसी के नीचे प्रेजेंट कर देते हैं, वर्किंग 1.1। इसके तहत जी इज इक्वल टू लेटेस्ट डिविडेंड ओवर अर्लीस्ट डिविडेंड एन रूट -1, और एन होता है कि ये 10 रुपये 14 रुपये से कितने साल पहले हैं। तो 10 रुपये 14 रुपये से कितने साल पहले हैं? 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले। 10 रुपये 14 रुपये से 3 साल पहले हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो n यूज होगा दैट इज 3। जनाब इसको सॉल्व करें तो हमारा ग्रोथ का जो फैक्टर आता है 0.1187, जिसको हम 11.87% भी पढ़ सकते हैं। तो जनाब यहाँ पे फीड करेंगे 0.1187, यहाँ पे फीड करेंगे 0.1187, हमें यहाँ से मिलेगी के ई की वैल्यू, और के ई की वैल्यू हमारे पास आती है जनाब, सॉरी मार्केट वैल्यू, शेयर की मार्केट वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आती है ₹1177.58। ये जी हमें एक शेयर की आज की मार्केट वैल्यू मिल गई, हमने डीवीएम के तहत इसको डिटरमिन कर लिया। तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू शेयर प्राइस 1177.58 इंटू 1 मिलियन। तो ये रुपीज़ इन मिलियन में डायरेक्टली हमारे पास फिगर आ जाएगी। यहाँ से ये बन जाएगी जी 1177.58 मिलियन, रुपीज़ इन मिलियन। ठीक हो गया जी। इसको सम कर लें तो ये 1277.58 हो जाता है। अब हम यहाँ पे वैक कैलकुलेट कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास कंप्लीट हो गई है, तो वैक हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। एग्जिस्टिंग वैक पार्ट ए के लिए कॉस्ट ऑफ अ सोर्स, इसको फ्रैक्शन में लीजिए या परसेंटेज में लीजिए, एक ही बात है, दोनों तरीके से प्रेजेंटेशन हो सकती है, शुड बी कंफर्टेबल। 13.2 इंटू 1177.58 प्लस 7.7 इंटू 100 डिवाइडेड विद 1277.58। लीजिए जी, ये हमारा एग्जिस्टिंग वैक यहाँ से आ गया। इट कम्स टू 12.77%। एग्जिस्टिंग वैक कि अगर कंपनी का एग्जिस्टिंग वैक क्या है, ये पार्ट ए हमारा 5 नंबर का जो था हम उसको हल कर पाए हैं इस वर्किंग में। ठीक है जी, हमने पार्ट ए जो है क्वेश्चन 9 का पार्ट ए हमने इसको हल कर लिया। ये पार्ट ए का सोल्यूशन है 5 नंबर का। नाउ वी नीड टू मूव टूवर्ड्स पार्ट बी। पार्ट बी में हमें करना क्या है? हमें 2 ऑप्शन दी गई हैं। हमें 50 मिलियन फाइनेंस रेज करना है, हम वो फाइनेंस राइट शेयर से इशू करें, दिस इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 वो हम फाइनेंस कन्वर्टेबल बॉन्ड से इशू करें। हमसे कहा जा रहा है भाई बताइए कंपनी को क्या करना चाहिए। तो रूल इज वेरी सिंपल, हमें दोनों सिचुएशन में रिवाइज्ड वैक निकालना है। हमें दोनों सिचुएशन में रिवाइज्ड वैक निकालना है। जिस ऑप्शन में रिवाइज्ड वैक लोएस्ट होगा हम उस ऑप्शन को फाइनेंसिंग के लिए प्रेफर करेंगे, क्योंकि अगर आपको याद हो हमने पढ़ा हुआ है कि फाइनेंस रेज करते हुए हमें जो फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए कि हम पैसा कंपनी के लिए फाइनेंस किस सोर्स से रेज करें। उनमें से एक अहम फैक्टर कॉस्ट भी है कि हम फाइनेंस रेज करते हुए
ये इम्पैक्ट देखेंगे कि नए फाइनेंस के साथ हमारी ओवरऑल कॉस्ट कहाँ पे जाती है। दिस इज अ वे टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ एनी सोर्स ऑन द कॉस्ट। जहाँ पे इम्पैक्ट कम से कम लोएस्ट लेवल पे रहेगा हम उसको प्रेफर करेंगे, जहाँ पे वैक हमारा सबसे कम रहेगा हम उसको प्रेफर करेंगे। तो जनाब अब हम वैक ऑप्शन 1 के तहत निकालते हैं। ऑप्शन 1 के तहत वैक निकालते हैं। स्टेप्स वही रहेंगे जी, ऑप्शन 1 के तहत वैक के स्टेप्स वही रहेंगे। हम सोर्सेज लेंगे, हम कॉस्ट लेंगे, हम मार्केट वैल्यू लेंगे। सोर्सेज पहले केस में ऑप्शन 1 के तहत इक्विटी और बैंक लोन ही रहने वाले हैं। इक्विटी और बैंक लोन ही रहने वाले हैं, क्योंकि ऑप्शन 1 में हम फर्दर शेयर इशू कर रहे हैं ना, तो हमारी इक्विटी में इजाफे का बाइस बनेंगे। अच्छा, लेकिन ऑप्शन 1 में क्या हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम रहेगी? आंसर इज नो। ऑप्शन 1 में फाइनेंस जब हम राइट इशू से रेज करेंगे तो हमारा बीटा बदल जाएगा। जब बीटा बदल गया तो कैपम के तहत केई की वैल्यू बदल जाएगी। हमारी केई की वैल्यू अब जो बनेगी दैट विल बी आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इनटू 1.2। ऑप्शन 1 में बीटा 1.2 हो जाता है। तो जनाब यहां से हमारी केई जो है वो 12.8% पे चले जाएगी। बैंक लोन वी डोंट हैव टू रिकैलकुलेट, इट विल बी द सेम एज बिफोर। अच्छा जी, मार्केट वैल्यू की बात करें। मार्केट वैल्यू बैंक लोन तो सिंपल है जी, 100 मिलियन। इसमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला, ये तो वही पुराना लोन है ना, इसको तो 100 मिलियन पे रखें। इक्विटी की मार्केट वैल्यू में क्या चेंज आएगा? अब जरा तवज्जो से ये बात देखिएगा। एक तो ऑलरेडी 1 मिलियन शेयर हमारे इन इशू हैं करंटली, और फिर 50 मिलियन फाइनेंस रेज करने के लिए हम नए शेयर इशू करने जा रहे हैं। वो शेयर कितने हैं हमें ये नहीं पता, बट एक बेसिक असूल नया लीजिए। अक्सर क्लास में ये असूल डिस्कस नहीं हुआ होगा, क्योंकि सवाल इस तरह के शायद मुझे अब याद नहीं पास पेपर में आया कि नहीं आया। एक बेसिक असूल, बड़ा की असूल, whenever you raise a new finance from any source, whenever you raise new finance from any source, that additional finance raised is simply added to the market value, added to the existing market value of the instrument. मतलब इस केस में ऑप्शन 1 में हम फाइनेंस रेज कर रहे हैं 50 मिलियन, किस सोर्स से? इक्विटी से। तो इक्विटी से 50 मिलियन रेज कर रहे हो तो करंट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी में सिंपली आपने ये 50 मिलियन ऐड कर देना है, तो आपकी रिवाइज वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। अच्छा, ये तो एक बात होगी। एडिशनल फाइनेंस जो आपने इक्विटी से रेज किया वो कैसे रिफ्लेक्ट हुआ? 50 मिलियन सिंपली मार्केट वैल्यू में ऐड करना है। लेकिन इसमें एक और कैच जो आ रहा है वो है जनाब आपकी मार्केट वैल्यू। क्या आपकी मार्केट वैल्यू इस केस में वही रहेगी जो आपने पार्ट ए में यूज की? क्या आपकी पार्ट बी की मार्केट वैल्यू वही रहेगी जो आपने पार्ट ए में यूज की? मतलब ये 11.77? द आंसर इज नो, क्योंकि 1177 was based on cost of equity of 13.2%. अब आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑप्शन 1 में तो बदल जाएगी। जब ऑप्शन 1 में कॉस्ट ऑफ इक्विटी बदलेगी, 13.2 की जगह 12.8 पे आ गई, तो शेयर की वैल्यू भी बदल जाएगी। तो यहां पे वर्किंग 2 शायद हमें बनानी पड़ेगी। मैं यहीं पे इसके नीचे वर्किंग 2 से इसको सॉल्व कर देता हूं। वर्किंग 2 में हम देखेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर विल बी डी नॉट इंटू 1 प्लस जी ओवर के ई माइनस जी। तो यहां से आपकी जो नई शेयर प्राइस आती है दैट विल बी ₹1684.06। ये आपकी नई शेयर प्राइस आ जाएगी। तो जनाब इसको यहां पे फीड करेंगे 1684.06 इंटू 1 मिलियन प्लस 50, तो ये बन जाती है जनाब आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी? 1684.06 प्लस 50, 1734.06। इसमें 100 ऐड करें तो ये 1834.06,
और यहां से जब हम वैक निकालेंगे अब, तो वैक की कैलकुलेशन होगी कॉस्ट ऑफ अ सोर्स इंटू वैल्यू ऑफ अ सोर्स प्लस कॉस्ट ऑफ अ सोर्स इंटू वैल्यू ऑफ द सोर्स डिवाइडेड विथ सम ऑफ वैल्यूज। लीजिए जी, यहां से हमारी रिवाइज्ड वैक विद ऑप्शन 1 निकल आती है। इट कम्स टू 12.52%। ये रिवाइज्ड वैक हमारी अंडर ऑप्शन 1 आ गई। ठीक है जी। तो यहां पे जो एक पॉइंट आपको सिखाया गया वो ये है कि अगर कोई फाइनेंस आप नया रेज करते हैं, दोबारा सुन लीजिए, अगर किसी सोर्स से आप न्यू फाइनेंस रेज करते हैं तो वो न्यू फाइनेंस रेज्ड एज इट इज ऑन द दैट डे मार्केट वैल्यू में ऐड हो जाएगा। तो जैसे ही हम 50 मिलियन फाइनेंस रेज करेंगे, हमारी उस वक्त जो भी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी चल रही होगी, ये 50 मिलियन उसमें ऐड हो जाएगा। सो इक्विटी से फाइनेंस रेज करने के बाद हमारी वैल्यू ऑफ इक्विटी यहां पे चली जाती है, वैल्यू ऑफ डेट वहीं की वहीं खड़ी रही। और ये जनाब हमारे पास इस अंदाज से हमने रिवाइज वैक ऑप्शन 1 के तहत कैलकुलेट कर लिया। अच्छा जी, अब हम ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 में हमने नया डेट फाइनेंस रेज करना है। हम यही स्टेप्स फॉलो करते हुए ऑप्शन 2 का वैक निकालने जाते हैं। ऑप्शन 2 का वैक सेम स्टेप फॉलो करेंगे, सोर्सेस, कॉस्ट, मार्केट वैल्यू एंड देन वेटेड एवरेज। ठीक है जी। सोर्सेज अब यहां पे जनाब हो जाएंगे 3, एक इक्विटी, एक बैंक लोन और तीसरा कन्वर्टेबल लोन। ठीक है जी। 3 सोर्सेज हो गए। तीनों की कॉस्ट, इक्विटी की कॉस्ट, क्या ऑप्शन 2 में बीटा बदलेगा? हमारा एग्जिस्टिंग बीटा फाइनेंस रेज करने से पहले बीटा 1.3 है। ऑप्शन 1 में फाइनेंस रेज करने से बीटा नीचे आ गया था 1.2 पे। क्या ऑप्शन 2 से फाइनेंस रेज करने से बीटा पे कोई असर पड़ रहा है? क्वेश्चन साइलेंट है। इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी वही होगी जो पार्ट ए में हमने कैलकुलेट की हुई है, विच वाज 13.2। सो ऑप्शन 2 में हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम रहेगी 13.2%। कॉस्ट ऑफ डेट बैंक लोन सेम 17.7%। और अब हमें कैलकुलेट करनी है जी कॉस्ट ऑफ डेट, हमें डिस्कस करनी है कॉस्ट ऑफ डेट ऑफ रिडीमेबल लोन। इसके लिए हम वर्किंग 3 परफॉर्म करेंगे। अच्छा जी, कन्वर्टेबल लोन, कन्वर्टेबल लोन की पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट हमें अब कैलकुलेट करनी है। अब जरा तवज्जो कीजिए, इसकी डिस्कशन हम इस क्वेश्चन के रेफरेंस से थोड़ी सी करेंगे। डिफरेंट सिनेरियोज हमने डिस्कस किए हुए हैं कॉस्ट ऑफ डेट की कैलकुलेशन के लिए, और ये एक की डिस्कशन है जो क्लास में यकीनन हुई होती है, लेकिन कुछ बच्चे इसको उस वक्त डाइजेस्ट नहीं कर पाते, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो लेट मी ट्राई टू रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट। हमने एक चीज जो सीखी हुई है, कन्वर्टेबल डेट की कॉस्ट ऑफ लोन लेनी हो तो दैट इज IRR ऑफ पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज। हमने ये सीखा हुआ है कि रिडीमेबल डेट की पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट भी ऐसे ही ली जाती है, IRR ऑफ पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज। अब जरा एक यहां पे छोटा सा मैं फर्क रिडीमेबल कन्वर्टेबल में थोड़ा सा फर्क यहां पे क्लियर करूं। अगर ये बॉन्ड रिडीमेबल होता, अगर ये बॉन्ड रिडीमेबल होता, 1000 रुपए का इशू होता और 1000 रुपए का ही रिडीम होने वाला होता, 1000 रुपए का इशू होता, 1000 का ही रिडीम होने वाला होता, तो इन्वेस्टर की जो टोटल रिटर्न मिलनी थी उसको कितनी होती? 10%। हमें IRR कैलकुलेट करने की आज जरूरत नहीं पड़ती। हम IRR नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं उन डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जो पास्ट में इशू हुए होते हैं, उनकी आज मार्केट वैल्यू कुछ और हो जाती है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट बदलने की वजह से, और रिडम्पशन वैल्यू से फर्क होती है। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की आज की वैल्यू और उसकी रिडम्पशन वैल्यू सेम है, दोबारा सुनिएगा, अगर किसी रिडीमेबल इंस्ट्रूमेंट की आज की वैल्यू और रिडम्पशन वैल्यू सेम है किसी भी वजह से, तो उसकी
प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट उसके कूपन रेट के बराबर होती है, और पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट सिंपली कूपन रेट 1 माइनस टी कर दो, क्योंकि ओवरऑल रिटर्न ऑन दैट इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू ओनली इंटरेस्ट। कोई कैपिटल गेन नहीं आ रहा, जितने के आज पैसे जाएंगे उतना ही प्रिंसिपल मिल जाना है, सिर्फ इंटरेस्ट की रिटर्न आनी है, तो इंटरेस्ट को पोस्ट टैक्स कर लो। लेकिन अगर किसी बॉन्ड की आज की वैल्यू उसकी रिडम्पशन वैल्यू से फर्क है, किसी वजह से भी फर्क हो सकती है, हो सकता है बॉन्ड डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, पार पे रिडीम होना है, या हो सकता है बॉन्ड माजी में इशू हुआ था पार पे, आज 10% नीचे आ गया हुआ है, तो आज की वैल्यू फर्क होगी रिडम्पशन से। या इस केस में भी अगर देखें तो आज इशू हो रहा है 1000 रुपए का, और फ्यूचर में हमें रिडम्पशन नहीं कन्वर्जन होती नजर आ रही है, क्योंकि 400 रुपए का एक शेयर होगा, 3 शेयर बन जाएंगे 1200 रुपए के, तो 1200 रुपए के कन्वर्जन होगी, रिडम्पशन नहीं होगी। तो इसका मतलब आज इशू हुआ, इशू के वक्त वैल्यू 1000 रुपए है, रिडम्पशन की जगह कन्वर्जन होनी है वो 1200 रुपए है। इसका मतलब इन्वेस्टर को 10% इंटरेस्ट के अलावा भी कुछ रिटर्न आनी है। इन्वेस्टर की टोटल रिटर्न 10% नहीं है, 10% के अलावा भी कुछ रिटर्न मिलनी है। तो ऐसा केस जब भी होगा हम IRR निकालेंगे, जब भी आज की वैल्यू और रिडम्पशन वैल्यू, आज की वैल्यू मैं कह रहा हूं, मैं इशू वैल्यू नहीं कह रहा, यह अलग बात है, ये बॉन्ड इशू भी आज हो रहा है, एट द टाइम ऑफ इशू मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू इशू वैल्यू। आज की वैल्यू और रिडम्पशन वैल्यू अगर सेम है तो सिंपली कूपन रेट इंटू 1 माइनस टी कर दो। आज की वैल्यू रिडम्पशन वैल्यू डिफरेंट है तो आपको फिर IRR ही कैलकुलेट करना है पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट निकालने के लिए। तो यहां पे चूंकि हमारी आज की वैल्यू 1000 है, रिडम्पशन वैल्यू नहीं, कन्वर्जन वैल्यू रेलिवेंट 1200 है, तो हमें IRR कैलकुलेट करना है। तो इस डेट की कॉस्ट हम निकालेंगे IRR से। तो वर्किंग नंबर 3 में हम IRR की वर्किंग परफॉर्म करते हैं, और IRR की वर्किंग आपको पता है, हम शुरू करते हैं आज की वैल्यू से, वैल्यू ऑफ द बॉन्ड टुडे, जो कि 1000 रुपया बताया गया है। इन्वेस्टर अगर आज 1000 का बॉन्ड खरीदेगा तो उसको इंटरेस्ट फ्यूचर में मिलेगा। कितना जब इंटरेस्ट आएगा? 10% बॉन्ड है तो 100 रुपया इंटरेस्ट है, लेकिन कंपनी चूंकि टैक्सेस सेविंग लेगी तो ये जनाब उसका पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट आ गया। और फिर इसकी कन्वर्जन हमें नजर आ रही है, कन्वर्जन होगी, रिडम्पशन नहीं होगी, और वो 400 शेयर्स इंटू 3 1200। लीजिए जी, ये हमारे कैश फ्लोज हैं, इनको हमने डिस्काउंट करने हैं। मैं फिलहाल डिस्काउंटिंग के प्रोसेस को मैं स्किप करते हुए डिस्काउंट फैक्टर हम यहाँ 10% का लें, फिर इसकी प्रेजेंट वैल्यू लें, और फिर यहाँ पे NPV लगाएं 1, फिर हम दूसरा डिस्काउंट फैक्टर लगाएं से, मैं जैसे आंसर में मुझे दिया गया है मैं उन्हीं को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे इसकी हम PV लें और फिर यहाँ पे इसकी NPV लगाएं। इन दोनों NPVs को लेके इंटरपोलेशन की मदद से अगर हम IRR कैलकुलेट करते हैं तो IRR आता है जी हमारा 11.25। लीजिए जी, 11.25 हमारा IRR आ गया इन कैश फ्लोज को लेके। तो अब हम अपनी वैक की कैलकुलेशन कंप्लीट कर सकते हैं। 11.25% मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी पहले केस में इक्विटी की तो वही रहेगी जो हमारी सिनेरियो 1 में रही थी, क्योंकि शेयर प्राइस हमने वही ज्यूम की है, दैट इज रुपीज़ इन मिलियन के हिसाब से 1177.58। बैंक लोन 100 मिलियन रहेगा, और कन्वर्टेबल लोन एट द टाइम ऑफ रेजिंग फाइनेंस, जितना फाइनेंस रेज किया उसके बराबर ही मार्केट वैल्यू होती है। लीजिए जनाब, ये सिचुएशन बनी है, तो इनको सम करें, 1177.58 प्लस 100 प्लस 50, ये जी 1327.58 है। और अब हम वैक कैलकुलेट कर लेते हैं। अब 3 सोर्सेज के हिसाब से वैक का फार्मूला अप्लाई होगा, कॉस्ट ऑफ अ सोर्स इंटू इट्स मार्केट वैल्यू प्लस कॉस्ट ऑफ अ सोर्स इंटू इट्स मार्केट वैल्यू प्लस cost of a source into its
market value divided is sum of market values 1327.58। तो जनाब ये बन जाता है वैक इस केस में 12.71%। सो ऑप्शन 1 का वैक, अगर हम ऑप्शन 1 राइट इशू से पैसा लाएं तो वैक बनेगा ऑप्शन 1 से पैसा लाएं तो वैक बनता है जी 12.52। ऑप्शन 2 से पैसा लाएं तो वैक बनता है 12.71। तो हम वो प्रेफर करेंगे जहां पे वैक लो है, जहां पे वैक कम है। तो जनाब हमारा डिसीजन है ऑप्शन 1 शुड बी प्रेफर्ड। हमसे पूछा ही ये गया था कि रिकमेंड वेदर LQ शुड फाइनेंस द न्यू प्रोजेक्ट बाय इशूइंग न्यू शेयर्स और बाय इशूइंग कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। देखो क्या जी, तो हमारा डिसीजन है, हमने इस डिसीजन का पहले रूल डिसाइड किया। हमने कहा जी हम दोनों ऑप्शन के तहत रिवाइज वैक निकालते हैं। अगर हम इक्विटी ऑप्शन 1 से फाइनेंस लाएं तो हमारा वैक कहाँ जाएगा, ऑप्शन 2 से फाइनेंस लाएं तो हमारा वैक कहाँ जाएगा, और जिस ऑप्शन पे वैक कम होगा उस ऑप्शन को हम रिकमेंड करेंगे। तो हम ऑप्शन 1 रिकमेंड कर रहे हैं। ये जी हमारा पार्ट बी कंप्लीट हो गया। और इसके पार्ट सी को देखते हैं, वो डिस्कर्सिव नेचर का है और ये किताब में मुझे लगता है एज इट इज़ ये चीज़ लिखी हुई है। इसको शायद हम डिस्कस भी ना करें। डिस्कस एनी 4 फैक्टर्स दैट LQ मे नीड टू कंसिडर बिफोर डिसाइडिंग ऑन वेदर टू फाइनेंस द एक्सपेंशन बाय इशूइंग न्यू शेयर्स और कन्वर्टेबल बॉन्ड। पैसा डेट से लेना है, इक्विटी से लेना है, व्हाट फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड। ये फैक्टर्स एज इट इज़ हमारे नोट्स में किताबों में अवेलेबल है। ये जस्ट आपकी रीडिंग असाइनमेंट है, पढ़ लीजिएगा। हो सकता है यहाँ पे जो फैक्टर लिखे हुए हैं हमने किताब में से ज़्यादा फैक्टर पढ़े हों या इससे डिफरेंट फैक्टर पढ़े हों, इट डज नॉट मैटर। अच्छा, यहाँ पे की आपने दिन में रखनी है डिस्कस, मतलब आपने सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करने फैक्टर, आपको फैक्टर्स डिस्कस करने हैं, ये चीज़ में रखिएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन का साथ इसकी मार्किंग स्कीम पे भी नज़र डाल लें ज़रा। हम अक्सर बच्चों को जैसे मार्किंग स्कीम में थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आने में टाइम लग रहा होता है, तो मैं ज़रा मार्किंग स्कीम पे आपको लेके जाता हूँ। क्या कहती है इसकी मार्किंग स्कीम। ये हम क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 9, हम क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर रहे थे। तो लेट्स सी व्हाट इट्स मार्किंग स्कीम टेल्स अस। लीजिए जी, वैक मांगा उसने क्या है पार्ट ए में, वैक कैलकुलेट कीजिए, बट वैक कैलकुलेट करने का नंबर सिर्फ 1 है। इसके पीछे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना, कैपम से 1 नंबर उसका है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर प्राइस डीवीएम से निकालना है, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना, 1.5 नंबर उसका है। ग्रोथ रेट जी एस्टीमेट करना है, 1 नंबर उसका है। और कॉस्ट ऑफ डेट बैंक लोन की निकालना, हाफ मार्क्स इसका। अब देखिए सिर्फ वैक कैलकुलेट, उसने कहा वैक कैलकुलेट करो 5 नंबर, लेकिन अब इसमें से जो चीज आपकी ठीक होगी, फॉर एग्जांपल आपने कॉस्ट ऑफ डेट ठीक निकाल दी, ग्रोथ रेट ठीक निकाल दिया, आपने मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डीवीएम नहीं लगाया, समझ आया आपको, छोड़ दिया आपने, गलत हो गया। आपको मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर प्राइस निकालनी नहीं आई। लेकिन यहां मैं चीज ये बता दूं, निकालनी आई नहीं या गलत निकाली, दोनों केसेस में ये नंबर गए। लेकिन जो भी अगर नहीं निकाली अज्यूम कर लो, गलत निकाली आगे चल पड़ो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालो, वैक निकालो, तो भाई सिर्फ ये 1.5 नंबर कटेगा। आपको 5 में से 3.5 नंबर मिल जाते हैं। दिस इज स्टेप वाइज मार्किंग। एक स्टेप आपको नहीं आता तो सवाल नहीं वहां छोड़ देना, उस सवाल की वैल्यू ज्यूम करो और आगे चल पड़ो, सवाल को कंप्लीट करो। इसी तरह आगे चलिए, तो यहां पे कहता है जी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंपटीशन दोबारा करनी पड़ी नई बीटा के साथ, हाफ मार्क्स। रिवाइज मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी दोबारा रिपीट करना पड़ा, 1 नंबर। वैक कंपटीशन 1 नंबर। पार्ट 3 में डिटर्मिनेशन ऑफ IRR 2 नंबर। वैक कंपटीशन 1 नंबर। कंक्लूजन कि भाई बेहतर कौन सा है, हाफ नंबर उसका है। अब पार्ट बी में उसने पूछा था बताओ बेहतर कौन सा है, तो बेहतर बताने के सिर्फ आधा नंबर है, बाकी सारी उसके बैक एंड पे स्टेप्स की कैलकुलेशन है। तो आपको सोच डेवलप करनी है कि मुझे इस आंसर तक किन स्टेप्स में पहुंचना है, और उन स्टेप्स को परफॉर्म करते जाएंगे। अल्लाह खैर सलाह। तो ये जनाब, और इसके बाद आगे देखिए पार्ट बी जो मैंने आपसे रीडिंग असाइनमेंट दे दी, अप टू 1 मार्क फॉर डिस्कशन ईच फैक्टर। 4 फैक्टर्स और 1 मार्क का फैक्टर है। तो ये ज़हन में 1 मार्क का फैक्टर है, 1 मार्क से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ये ना हो कि एक पॉइंट पे आप आधा सफा लिखने बैठ जाइए, मुझे तो बहुत कुछ आता है, फिर एंड में क्या होगा 15 नंबर का पेपर छूट जाएगा, 20 नंबर का पेपर छूट जाएगा। लेकिन इधर 4 में से 10 नंबर नहीं मिलने, 4 में से 2, 2.5, 3 ही मिलने, जितना मर्जी अच्छा लिख दो आप, ठीक है। तो यहां पे 4 नंबर का सवाल है, लिखना है तो 4 नंबर का मतलब 6-7 मिनट में समेटो इसको, इससे ज्यादा टाइम यहां पे नहीं लगाना। तो मार्किंग की बात
एग्जामिनर कमेंट्स भी देख लेते हैं जी, क्या इश्यूज आए बच्चों को, यहाँ पे एग्जामिनर क्या कहता है उसके बारे में। एग्जामिनर कमेंट्स क्या हैं हमारे पास, बिल्कुल हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 का पहले पास रेट देखो 46, वेरी गुड पास रेट, काफ़ी बच्चे अच्छी पास हुए हैं, ओवरऑल परसेंटेज जितनी थी उसी के तहत पास हुए हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की मार्किंग स्कीम। मैंने आपको तवज्जो दिलाई थी कि आपने कोशिश करनी है कि जितने सवाल आज से ऑनवर्ड कर रहे हो, बल्कि लास्ट वीडियो मैंने को बता दिया था, जितने सवाल करो एग्जाम तक उनकी मार्किंग स्कीम एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ते जाना। अच्छा जी, क्या खराबियां जी। मैनी एग्जामिनर्स वर नॉट एबल टू करेक्टली कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, डीवीएम से शेयर प्राइस निकालनी नहीं आई। और मैंने यहाँ पे बता दूं, डीवीएम से शेयर प्राइस निकालनी नहीं आ रही, आपको पता है मुझे मार्केट वैल्यू के लिए शेयर प्राइस चाहिए, नहीं समझ आ रही, ज़ूम करके सवाल पूरा करना, दैट इज द की, ये याद रखो बीच में। सम एग्जामिनर्स यूज बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी टू कैलकुलेट वैक, तो कोई बात नहीं, बुक वैल्यू यूज कर ली तो 1.5 नंबर ही कटा ना, मुझे ये लगेगा 3.5 तो लिए इन बच्चों ने। अंडर प्रोजेक्ट फाइनेंस by equity, in order to calculate WACC, a number of examiners used separate cost of equity for existing equity and new issued equity, which was incorrect. मतलब बच्चों ने इक्विटी के दो हिस्से बना दिए कि एक पुरानी इक्विटी थी उसकी कॉस्ट लादा, नई इक्विटी की कॉस्ट लादा। भाई इक्विटी तो इक्विटी है, जब नए शेयर इशू हो गए तो इट विल रिमेन द सेम, सिर्फ उसका अमाउंट बढ़ गया, फाइनेंस बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिवाइज हो जाएगी सबके लिए। Under project finance by convertible debt, examiners made various mistakes while calculating IRR. For example, they did not apply tax saving on interest, or they discounted it over 3 years instead of 4 years. हमने क्या किया, हमने तो ये डाले नहीं थे भाई, हमसे तो उससे भी मज़ेदार गलती हुई ना, क्योंकि हम साल नहीं कर रहे थे, तो मैं तो साल डालना ही भूल गया शायद, है ना, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है जी, मैं तो साल डालना ही भूल गया। तो लीजिए जी, ये सवाल हमारे तो ज़ीरो होने लगे थे यहाँ पे, क्योंकि हम कैलकुलेट नहीं कर रहे थे, इसलिए रह गया 1 से 4 और ये 4, ये थे हमारे कैश फ्लो, जिसकी पीरियड था जिसके ऊपर हमने आईआरआर कैलकुलेट करना था। बट एनीवेज, ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। तो ये वीडियो जी हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन के लिहाज से क्वेश्चन नंबर 9 के साथ ही कंक्लूड करते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम अगले जो 2 सवाल इसके रहते हैं उन पे बात करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।